हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा लास्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का पूरा पार्ट हमारा कवर हो गया था। ठीक है, हमने देख लिया था कि किस तरीके से ह्यूमन बींग में रेस्पिरेशन होता है और न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ती है। पूरी प्रोसेस हमने समझ ली थी। आज जो है इसी प्रोसेस का मैं ब्रीफ लेने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा कि ये क्या होता है, मतलब किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। और उसके बाद लास्ट में आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस और हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है, हार्ट किस तरीके से वर्क करता है, ये भी हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वही कल जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हम जो हमारी बॉडी में खाना पहुंचाने की प्रोसेस होती है उसे हम इंजेशन बोलते हैं। जैसे ही खाना अंदर जाता है तो हम अपने दांतों से उस खाने को चबाते हैं, जिसे हम क्या होते हैं, फिजिकल डाइजेशन। सलाइवा उसमें मिक्स होता है, हमारा जो लारा रस होता है, लार होता है, वो उसमें मिक्स होता है और वो खाने के साथ एक पेस्ट बनाता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है वहां पर? बेसिकली सलाइवा क्या करता है, केमिकल डाइजेशन करता है। फिजिकल डाइजेशन टिप से होता है और केमिकल डाइजेशन सलाइवा से होता है। इसके बाद जो हमारी फूड पाइप होती है, ऑइसोफेगस भी जिसे हम बोलते हैं, उसके थ्रू खाना कहा जाता है हमारे पेट में। ऑइसोफेगस में एक जो मूवमेंट है वो चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन और स्वेलिंग का, उसे हम पिट्यूटरी मूवमेंट भी बोलते हैं, पिट्यूटरी मूवमेंट भी बोला जाता है। बेसिकली अगर वो स्वेलिंग और कॉन्ट्रैक्शन वाला मूवमेंट नहीं होगा तो खाना आसानी से हमारे पेट में नहीं जा पाएगा, उसे फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि ऊपर से लगाया जाना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही खाना स्टमक में पहुंचता है तो गैस्ट्रिक जूस निकलता है स्टमक की ग्लैंड से, स्टमक की जो वॉल्स होती है उनसे क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस खाने में मिलता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 टाइप के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला HCl एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एक एंजाइम होता है पेप्सिन। तो पहला हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा हो गया एंजाइम जो कि क्या है, पेप्सिन, और तीसरा एंजाइम क्या हो गया हमारा, जो कि म्यूकस। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन अपना वर्क करता है। अगर पेप्सिन आपको काम करवाना है तो उसे एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, इसलिए पेप्सिन बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, पूरे फूड मटेरियल में से प्रोटीन्स को क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस क्या करता है, HCl सीक्रेट करता है, जिससे कि ये जो भी एसिडिक मीडियम है वहां पर उससे क्या कर पाए, हम अपने जो स्टमक है उसकी वॉल्स को, स्टमक के वॉल्स को हम बचा पाए। ठीक है, तो म्यूकस भी क्या करता है, HCl का सीक्रेशन करता है, जिससे कि ये HCl डाइल्यूट हो जाए। उसके बाद जैसे ही हम वहां से नीचे आते हैं तो वहां पर स्फिंक्टर मसल होती है। स्फिंक्टर मसल बेसिकली क्या करती है, स्टमक से हमारे खाने को पहुंचाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्फिंक्टर मसल से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियास अपना फंक्शन करते हैं। कैसे? लीवर से बाइल जूस निकलता है। लीवर किसका सिक्रेशन करता है, बाइल जूस का। ठीक है, लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन। पैनक्रियास जो होता है, पैनक्रियास वो पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन, पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन करता है। और लास्ट में इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन वो क्या करती है, इंटेस्टिनल जूस का सिक्रेशन, इंटेस्टिनल जूस का सिक्रेशन करती है। ये इन तीनों कंपोनेंट्स का जूसेस का सिक्रेशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बाइल जूस की बात करें तो बाइल जूस क्या है, बेसिकली बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस में भी 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बाइल जूस क्या करता है, वहां पर जो मीडियम है उसको अल्कलीन बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, बाइल जूस जैसे ही उसमें मिलता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं वहां पर फूड के अंदर उनको ग्लूकोज में कन्वर्जन का काम करता है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। पैनक्रिएटिक जूस पूरे जो भी फूड मटेरियल वहां से आया है उसको क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, उसको अल्कलीन बनाता है। ठीक है, अल्कलीन बनाने का मतलब क्या है कि जो भी एसिडिक फूड, एसिडिक मीडियम से फूड आया हमारे इंटेस्टाइन में, तो अगर वो एसिड उसमें मिला हुआ रहा तो इंटेस्टाइन को वो क्या कर देगा, छाले पड़ जाएंगे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा, उसकी वॉल्स को। इसलिए क्या होता है, पैनक्रिएटिक जूस उसको अल्कलीन में कन्वर्ट करता है। इंटेस्टिनल की अगर हम बात करते हैं तो इंटेस्टिनल बेसिकली कुछ जूसेस सिक्रेट करते हैं, इंटेस्टाइन जूस जिसे हम बोलते हैं, जिससे कि जितने भी कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है, हो जाता है ग्लूकोज में, फैट जो होते हैं, फैट्स जो होते हैं, वसा जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है, वार्षिक अम्ल में, मतलब फैटिक एसिड में,
और इसी तरीके से कन्वर्जन होता है, प्रोटीन्स किस में चेंज हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स में। अब यहाँ पर प्रॉपर्ली क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। इंटेस्टाइन की लेंथ मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 6.5 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली लेंथ होती है। तो इतनी बड़ी लेंथ में ये सारे जो भी फूड कंपोनेंट्स हैं उसको कन्वर्जन होने के बाद यही एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सब इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब वॉल्स के अंदर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज, तो आपको पता है कि ब्लड में ये सारी चीजें प्रोटीन्स अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और इस तरीके से जो भी फैटी एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, ये सब कहाँ मिल जाता है, हमारे ब्लड में और पूरी बॉडी में इसका क्या हो जाता है, सर्कुलेशन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर जो एब्जॉर्ब हुए हैं अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और ग्लूकोज, इस फैटी एसिड्स, ये सारी चीजें जो एब्जॉर्ब हुई है इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और यही जब हमारे पूरी बॉडी में मिल जाती है, पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का सिंपली मतलब है मिलाना, ठीक है, कि जितने भी कंपोनेंट्स हमारे काम के हैं उसको हम किस में मिलाते हैं, ब्लड में मिलाते हैं। और ब्लड उसको 3 तरीके से यूज करता है टू मेंटेन एनर्जी, ठीक है, फॉर ग्रोथ, और तीसरा क्या है, रिपेयर द डेड सेल्स। आया समझ में? 3 चीजों में यूज करता है। जहां पर हमारी बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको फुलफिल करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी वो एनर्जी का यूटिलाइज करता है, और जो डेड सेल्स हैं, कहीं पर अगर हमें चोट लगी हुई है या फिर जो भी डेड सेल्स हमारे अंदर प्रेजेंट हैं उनको भी रिपेयर करने में काम आता है, ठीक है। इन 3 तरीकों से इसको यूज किया जाता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया। अब लास्ट प्रोसेस पर आते हैं, जिस प्रोसेस का क्या नाम है, एक्सक्रीशन, मतलब विसर्जन। अब ये होता क्या है, उत्सर्जन क्या होता है? तो एक तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन की, तो हमारे बॉडी से जो भी फूड मटेरियल या फिर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, और ऐसा फूड है जिसको डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी फूड मटेरियल होता है, जो भी वो पेस्ट गया है, उसमें से वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है तो उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी फूड मटेरियल बचता है या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट एक तरीके से हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी के लिए वो बचता है, तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है, हमारे जो भी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका ही एक पार्ट होता है रेक्टम। रेक्टम में ये पूरा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है, और जब भी हम टॉयलेट जाते हैं तो हमारी बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस क्या है, हमारी एक्सक्रीशन की, ठीक है। ये तो किसकी बात की हमने कि हमारी बॉडी में फूड मटेरियल को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब हमारी बॉडी में उसी ग्लूकोज को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो इसके लिए मैंने आपको रिएक्शन बताई थी रेस्पिरेशन की, एरोबिक रेस्पिरेशन की मैंने आपको रिएक्शन बताई थी। वो रिएक्शन क्या थी, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें क्या होता था, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, उसमें ऑक्सीजन जब मिलाया जाता है तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरीज रिलीज, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या था, हमने देखा था कि जब भी हम ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसी प्रोसेस को हमने बोला था रेस्पिरेशन। अब हम चलते हैं कि ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती कैसे है। तो देखो सिंपल सी बात है, पूरी प्रोसेस ध्यान से सुनना। रेस्पिरेशन ये लास्ट बार मैं बता रहा हूँ कि प्रोसेस किस तरीके से होती है और इसका जो पूरा आउटगोइंग है वो कैसा मेंटेन करते हैं, कैसे चलता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम नाक से सांस को अंदर लेते हैं, तो नाक से एक विंड पाइप गई हुई होती है हमारे अंदर तक, लंग्स तक, जिसे विंड पाइप बेसिकली क्या होती है कि हमने जैसे ही सांस ली तो हमारी नाकों से, नॉस्ट्रिल्स से ही क्या गई है, अंदर की तरफ एक विंड पाइप गई है, जो कि कहाँ डायरेक्टली कनेक्ट होगी, हमारे लंग्स से। तो इसी विंड पाइप के थ्रू जो भी एयर हमारे सराउंडिंग है उसको हम इनहेल करते हैं। इनहेल करके लंग्स में जो आती है, लंग्स में ब्रोंचीज होती है जिसके थ्रू वो
लंग्स के अंदर एंटर करती है। अब आपको पता होगा कि लंग्स के अंदर क्या होता है, हमारा पहले से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हम बोले तो ऐसा खून होता है हमारे लंग्स के अंदर जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन रहित ब्लड भी बोल सकते हैं या फिर ऑक्सीजन रहित खून भी बोला जा सकता है। तो ऐसे ब्लड जैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, मतलब जो भी हम सांस ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारे लंग्स में जाती है, तो वो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिल जाती है और उस ब्लड को क्या बना देती है, ऑक्सीजनेटेड बना देती है और एयर के साथ वो ब्लड पूरा मिल जाता है। अब हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन भी थी, तो ऑक्सीजन भी उस एयर के साथ कहाँ मिल गई, ब्लड में मिल गई। लंग्स इस ब्लड को कहाँ पहुँचाते हैं, हार्ट के पास। हार्ट में बेसिकली पंपिंग होती है, तो पंप करके वो कहाँ भेजता है, पूरी बॉडी में हमारे उसका सर्कुलेशन करता है। हर एक पॉइंट में, अगर मैं टो की बात कर रहा हूँ, मेरे पैर के अंगूठे से लेकर मेरे सिर के बालों तक वो ब्लड पूरे हर एक जगह पर, हर एक बॉडी पार्ट तक जाता है, ठीक है। सारी जगह पर जहाँ पर भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पर ऑक्सीजन को पहुँचाने के बाद वो ब्लड क्या करता है, हमारी लंग्स में रिटर्न आता है। लंग्स में आने के बाद जितनी भी, देखो दो टाइप से चीज़ें वर्क करती हैं, ऑक्सीजन जो है और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ब्लड में बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ब्लड में जल्दी डिजॉल्व हो जाती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो रेड ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में होती हैं, ठीक है, लाल कोशिकाएं जो होती हैं हमारे ब्लड में, तो यही कोशिकाएं क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रखती हैं, ठीक है, सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रखती हैं। जैसे ही वो हमारे ऑक्सीजन तो खत्म हो गया हमारी पूरी बॉडी में पहुंचकर, तो जैसे ही ये रेड ब्लड सेल्स वहां पर पहुंचती है, लंग्स में पहुंचती है, फेफड़ों में पहुंचती है, तो डायफ्राम उसे पुश करता है, तो सारी जितनी भी हमारी रेड ब्लड सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज हैं वो सब बाहर निकल जाती हैं जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा चेस्ट जो है वो ऊपर की तरफ आता है, जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो हमारे जो रिब्स हैं वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं। तो यही उसका कारण है कि सांस हम अंदर ले रहे हैं तो वो लंग्स में जो प्रेजेंट ब्लड है उसके अंदर वो मिल रहा है, हमारी एयर उसके अंदर ब्रीथ इन हो रही है, और उसके बाद जब हम छोड़ते हैं तो हमारे रिब्स जो है वो कंट्रास्ट होते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं। तो यही एक रीजन है कि हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, और यही पूरी हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ठीक है, ब्रीदिंग की एक तरीके से प्रोसेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वर्किंग ऑफ हार्ट क्या है। एज यू कैन सी कि हमारा जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा अगर मैं वर्किंग ऑफ हार्ट भी इसी में समझा दूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वर्किंग ऑफ हार्ट हम समझेंगे किस तरीके से हार्ट की वर्किंग होती है और किस तरीके से हार्ट हमारा जो है वो फंक्शन करता है। थैंक यू।